अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने के मामले पर एफआईए ने बानी पीटीआई के बाद मजीद 3 रहनुमाओं को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को एफआईए ने मंगल को सुबह 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया है। नोटिस में कहा गया है कि बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, जिससे अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। आपको पता तो चले कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोडिंग करने के मामले पर एफआईए ने बानी पीटीआई के बाद मजीद 3 रहनुमाओं को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को एफआईए ने मंगल को सुबह 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया है। नोटिस में कहा गया है कि बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है, जिससे अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। आजकल सिर्फ ये हो रहा है कि सबका मुंह बंद करा दो। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है इस पर एफआईआर हो जाती है। रिपोर्ट पढ़ने में क्या गलत है, क्या गद्दारी है? साबिक सदर आरिफ अलवी का सवाल। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्जाम है। चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बन जाते हैं। पाकिस्तान तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ेगा उसके हाथ तोड़ देंगे। रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं, नौजवानों के पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर्ज उस नियत और जहनी फतूर में है जो आज 53 साल बाद यकायक जाग उठा। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की ट्वीट, पीटीआई 4 साल हुक्मरान रही, क्यों उसने मीडिया पर इस रिपोर्ट की तशहीर नहीं की? आज भी वक्त है वो उसे केपी के निसाब में हिस्सा बनाकर तस्कीन का सामान कर ले। और अब ये जानिए, ट्विटर पर इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी असम्बली के स्पीकर ने तो हमें गद्दार करार दे दिया था। ये लोग अपने बानी के लिए पाकिस्तान को भी दाव पर लगाने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक कैदी जेल में 60 लाख रुपए का खाना खाता है, इसे फरमाइश पर दूसरा कमरा दे दिया गया। रुपए आपके खर्चा आ रहा है, आप कहते हैं मुझे देसी मुर्गी चाहिए, विलायती मुर्गी नहीं चाहिए, 6 महीने का खाने का खर्चा 60 लाख रुपए। हमने कहा बिल्कुल है। आपने कहा 7 का कमरा भी मुझे दे दो, मैंने जिम्नेजियम बनाना। हमने कहा कमरा तोड़ो, जिम्नेजियम। वजीर आजम रहे हैं, जिम्नेजियम भी बनाने दें इनको, जो ये खाना खाना चाहते हैं वो भी इनको फराहम करे। इससे पहले किसने कहा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? ये क्या कैंपेन है? अरे पाकिस्तान है तो खान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो आप सब हैं। जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं। हमें गद्दार करार दे दिया गया था, डिप्टी स्पीकर साहब ने गद्दार पूरी ऑपोजिशन को करार देकर उनसे वोट करने का हक छीन लिया था, बाज़गश्त नहीं थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, पीटीआई और बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। उस्मा बुखारी कहती हैं कि अफवाज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। फितना फसाद पार्टी महंगाई कम होने पर भी वावेला मचा रही है। जब भी मुल्क में किसी चीज़ पर कीमतें कम होती हैं, इस जमात को बुरा लगता है। सियासी मुखालिफिन हमारे जो है ना, उनके लिए सोग का आलम होता है जब उनको पता चले कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, जब उनको ये बताया जाता है कि आटे की कीमत में कमी हो रही है। और हर वो चीज जिससे मुल्क में आग लगाई जा सकती है, जिसमें मुल्क में फितना फैलाया जा सकता है, वो इनके लिए जो है वो फूड ऑफ थॉट है। और आज भी जो है मुल्क की फौज हो या मुल्क के चीफ जस्टिस हो, उनके खिलाफ एक महाज बनाकर बहुत दिनों से हो रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इनकी ये सियासी बददियानती और जिसको फॉर्मेशन कमांडर ने डिजिटल दहशतगर्दी कहा है उसके ऊपर ज्यादा बात की जाए, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर जितना काम कर रही हैं, जो आम आदमी की रिलीफ का काम कर रही है, हमारा फोकस उस तरफ।
पीटीआई की गलती थी कि अपनी हुकूमत में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। बानी पीटीआई के ट्वीट को ऊन करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू कहा गया कि किसी को इख्तियार नहीं कि इदारे की सरबराही के लिए मीन्स बनाए जाए। हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट वाला मामला है वो बिल्कुल उसके ऊपर हमारा ट्वीट सही है, लेकिन ये जो बात उसके अंदर या इसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है कि हमको इदारे को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान की फ़ौज को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम उस ट्वीट को ओन भी करते हैं। नथिंग मोर देन दैट, नथिंग टू डू विद इदारा, विद अफवाज पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान को मिलान करने के हवाला से उनकी ना कोई इंटेंशन है ना उनका कोई बयान है। 9 मई के जो असल मुलजिम थे वो तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ कि उन्होंने केपी में लोड शेडिंग कम की। वज़ीर आज़म से सूबे के मसाइल पर बात की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि केपी गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। वज़ीर आला अली अमीन को दावत देता हूँ कि गवर्नर हाउस आएँ। खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं, शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आज यहाँ पर बैठकर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं। मैं तो आज भी आपकी तवज्जो से उनको दावत देता हूँ कि आएँ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में आएँ। मैं आपको दावत देता हूँ खाने की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए आए हम मिलकर बैठें। जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए। उनका हमेशा ये रवैया रहता है, वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कल अदम करार देने से मुताल्लिक केस के कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एडवोकेट जनरल केपी ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की। हुक्मनामे में कहा गया कि ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हो। मफाद आमा का मुकदमा ना होने के बाद लाइव नशियात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक केबी हुकूमत की मरकजी केस में एक दिन भी अदालती नुमाइंदगी नहीं थी। अपीलों में केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बिल्कुल बालातर है। 5 रुकनी लार्ज इवेंट में जैसे अतर मिनुल्लाह दीगर शामिल थे। अदम बर्दाश्त का कल्चर पाकिस्तानियों के लिए बाइस तकलीफ है। पाकिस्तान का मजहबी रवादारी का कल्चर अफगान जंग के बाद तब्दील हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में जस्टिस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मिनॉरिटी राइट्स कमीशन की तश्कील के लिए काम जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था आइन में अक़लियतों के हुकूक हमसे ज़्यादा हैं। जो अदम बर्दाश्त का कल्चर हमने परवान चढ़ते देखा वो बाहर क्या तकलीफ दे है। हमें इस बात की तकलीफ ज़रूर है कि पाकिस्तान मजहबी रवादारी के हवाले से ऐसा नहीं था जैसा अफगान वॉर के बाद हमें मिला। आपका लॉन्ग अवेटेड इशू अटका हुआ है जो कमीशन की तश्कील है मिनॉरिटी राइट्स के। एक तो हमने कोशिश की है कि जो मौजूदा ड्राफ्ट अब होगा ये आप लोगों की इनपुट इसमें 90% होगी इंशाअल्लाह। We are starting with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. All the minorities sitting here are equal citizens of the state, says the constitution. मैं नहीं कह रहा, आइन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। जाली हुकूमत बेहतरी नहीं ला सकती। फॉर्म 45 से इत्तफाक राय मसाइल का हल है। चीफ जस्टिस कौम की इंसाफ दिलाएं, अदलो इंसाफ कायम करेंगे तो इज्जत में इजाफा होगा, वरना लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सोशल मीडिया पर पाबंदियां कबूल नहीं। अशराफी अपनी अय्याशियां कम करना चाहती है, सरमायाकारी के दावे फ्रॉड हैं। अपने वक्ती फ़ायदे को छोड़कर एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि फॉर्म 45 की हुकूमत बना लें। खुद चीफ जस्टिस के लिए भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपका इंसाफ बोलना चाहिए, आपके फैसले बोलेंगे तो कौम आपके साथ खड़ी होगी। फिर आप चाहते ये हैं हुकूमतें कि फिर इस पर कोई बात भी ना करे, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दें, तो ज़ाहिर है कि आप किस तरह सोच पर पहरा लगा सकते हैं। आज के इस ज़माने में जो पाकिस्तान में टैक्स जमा हुआ उसका 87% जमा शुदा टैक्स का हमने कर्जों और उसके सूद में अदा किया है। आपको मालूम है कि IPPs को हम कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस के नाम पर इस वक्त 2800 अरब रुपए अदा करेंगे। अपनी मुराद को कम करना पड़ेगा, अपनी गाड़ियों को छोटा करना पड़ेगा,
یہ سب کام ہو سکتے ہیں کہ اگر حکومت کرنا چاہے، لیکن حکومت خود کیسے کرے گی؟ اپنی عیاشیاں کون چھوڑتا ہے؟ تنخواہ لوگوں کا ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، IMF بھی کہہ رہا ہے کہ 35% کر دو۔ او بھائی کتنا مارو گے ان لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو؟ 2 جون کراچی میں ایک بہت بڑا غزہ ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ، میں خود وہاں پر جا رہا ہوں، نکلیں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بھارت میں پولنگ کا 7واں اور آخری مرحلہ مکمل، بی جے پی اور اتحادیوں کا پلڑا بھاری، مختلف ریاستوں میں بی جے پی کو اکثریت مل گئی۔ سرکاری طور پر نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ بھارت میں 1 جون کو عام انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ ہوئی۔ مغربی بنگال میں ہنگامہ آرائی اور کشیدگی کے واقعات سامنے آئے۔ کئی مقامات پر سیاسی جماعتوں کے حامی ووٹرز کا تصادم رپورٹ ہوا، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تالاب میں پھینک دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی جے پی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر دوبارہ حکومت بنا سکتی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بری خبر، کتنا بھی بھاری بل آ جائے ایک ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ بجلی کے بلوں میں حصوں کی سہولت محدود کر دی گئی ہے، جبکہ صارفین اب سال میں صرف ایک بار قسط کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ بجلی کمپنی کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ قسط کی صورت میں نیا کمپیوٹرائزڈ بل جاری ہوگا۔ آخری دن سرکاری چھٹی کی صورت میں مقررہ تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ سرکاری چھٹی کے باعث بل کی عدم ادائیگی پر صارفین سے لیٹ پیمنٹ سرچارج کیے جائیں گے۔ اور اب یہ جانیے کہ الیکٹرک کی بے حسی نے کراچی والوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ شدید گرمی میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے اس وقت شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ پانی کی قلت کا سامنا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف دن بدن غصہ بڑھنے لگا ہے۔ شہر کے علاقوں میں عوام نے شدید احتجاج کیا۔ جان لیوا گرمی اور کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی، کراچی والے دوہری اذیت کا شکار۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال روز بروز ابتر، بجلی کی بندش کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ دن کا چین ندارت، رات کا سکون غارت، عوام کا صبر جواب دے گیا۔ مختلف علاقوں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، کے الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ MQM رہنماؤں نے بھی کے الیکٹرک کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ الیکٹرک اپنا قبلہ درست کرے، بدترین گرمی سے ہلاکتوں کا مقدمہ کے الیکٹرک کے خلاف درج کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک کے ظلم سے پریشان مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت کے کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے مزید کمپنیوں کی خدمات حاصل کرے۔ بجلی کے ستائے کراچی کے صنعت کاروں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز۔ بجلی کی بندش سے نقصانات پر کے الیکٹرک کے خلاف عدالت جانے کا عندیہ دے دیا۔ چیمبر آف کامرس اور سائٹ ایسوسی ایشن کے الیکٹرک پر پھٹ پڑے، کہا کہ الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے صنعتوں میں پیداواری سرگرمیاں بند ہیں۔ تقریباً 6 دن کلوز ہو گئے، پورے 6 دن کلوز ہو گئے۔ جو ہارون آباد گرڈ اسٹیشن میں آگ لگی تھی، اس کی وجہ سے سائٹ میں جو کافی ساری انڈسٹریز افیکٹڈ تھیں پاور آؤٹیج کی وجہ سے۔ وہ 6 دن کے بعد بھی جو ہے ساری کی ساری انڈسٹریز ری انرجائز نہیں ہو پائی ہیں۔ 70% فیڈرز جو ہیں جو ٹرپ ہوئے تھے 38 میں سے، وہ انہوں نے 1.5-2 دن پہلے تک ری انرجائز کر دی تھے۔ بٹ انفارچونیٹلی CEO کے الیکٹرک منیش صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ابھی۔ اس کا جو نقصانات ہوئے ہیں ابھی تک اس کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کراچی والے کے الیکٹرک کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ سرکاری اداروں میں بھی 2 ارب روپے کی اوور بلنگ کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی بول کے پروگرام ہے جیسمی منصور کے ساتھ بات چیت، انہوں نے کے الیکٹرک کا فورینسک آڈٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی؟ آج پورا شہر کراچی اس اذیت سے گزر رہا ہے، اس شدید گرمی کے عالم میں اس اذیت سے گزر رہا ہے کہ نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا چین ہے۔ بچے پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں اور لوگ بے حال ہیں کہ الیکٹرک کی ظالمانہ روش سے، جو کہ الیکٹرک کی طویل عرصے سے یہ روش جاری ہے۔ 2 ارب اوور بلنگ کی ہے، سرکاری اداروں کو اوور بلنگ کی ہے کہ الیکٹرک نے۔ اس کا حل یہ ہے کہ الیکٹرک کا فورینسک آڈٹ کرایا جائے۔ کراچی کے علاقے نارتھ نازآباد 5 اسٹار چورنگی کے قریب ڈاکوؤں کا شاہین فورس کا مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی نے کہا ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے، مارے گئے ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ برآمد، ڈاکوؤں کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا سلسلہ نہ رک سکا، مسلح افراد کورنگی مہران ٹاؤن میں شہری سے 5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج بول نیوز پر، فوٹیج میں واضح طور پر 4 مسلح ملزمان کو شہری سے رقم چھینتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वाकई की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो मुसल्ला अफराद ने पहले नौजवान को चलती मोटरसाइकिल से रोका, छीन झपटी की और गोली मार दी। डकैत मोटरसाइकिल भी ले गए। कराची शहरियों के लिए खतरनाक, डाकुओं के लिए जन्नत बन गया है। सिर्फ 5 माह में 35,000 वारदातें रिपोर्ट हुई। 1 घंटे में एक दिन में 216 वारदातें हुई। शहर में किलिंग और गैरत के नाम पर 180 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। 575 पुलिस मुकाबलों में 79 डाकू हलाक हो गए। खुरम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में लूट मार की वारदातें उरूज पर पहुंच गईं। डाकू दिन दिहाड़े खुलेआम लूट मार में मसरूफ। शहरी 8,500 से ज्यादा मोबाइल फोन से महरूम। 22,500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं। शहरियों को 800 से ज्यादा गाड़ियों से हाथ धोना पड़े। 575 पुलिस मुकाबलों में 79 डाकू हलाक हुए। 600 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 291 मनशियात फरोश भी गिरफ्तार कर लिए गए। रवा साल के इब्तदाई 5 माह में से 3 माह शहरियों पर भारी गुजरे। 2 माह में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाया। पुलिस अगर इसी हकमत अमली से काम करती रही तो शहरी सुख का सांस ले सकेंगे। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 घंटों में वियतनाम के सफीर की अहलिया को ढूंढ लिया। शौहर के हमरा घर पहुंच गईं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमें काम कर रही थीं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने DIG ऑपरेशन और उनकी टीम की काविशों को सराहा और शाबाश दी। और अब ये जानिए, हैदराबाद में 50 से ज्यादा अफराद झुलस गए। 60% पाकिस्तानी सिलेंडर से गैस हासिल करते हैं। हैदराबाद में MKM पाकिस्तान के रहनुमा की सानिया फरीदाबाद के मुतासरीन से मुलाकात। हैदर अब्बास रिजवी का कहना था कि सिलेंडर फटने के वाकयात पर कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। अली खुर्शीदी बोले कि टैक्स कलेक्शन में हैदराबाद और कराची याद आते हैं, जबकि हैदराबाद में फायर टेंडर की सूरत हाल खराब हो चुकी है। हमारे 52 बच्चे आपकी गफलत और लापरवाही खा गए। 60% पाकिस्तान जो के गाँव गोठों में देहातों में रहते हैं, उनको सिलेंडर्स के जरिए गैस हासिल करनी। हम कौमी असम्बली में इसके खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाएंगे बल्कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज कि ये कैसी इंस्पेक्शन है, कहाँ बन रहे हैं ये गैस सिलेंडर। जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो इनको कराची और हैदराबाद याद आने लगता है। एक सानिया हो जाता है एक जगह पे और उस सानिया के बाद जो इंतजामात जिलाई और सूबाई हुकूमतों को करने के हैं, अगर किसी जगह पे आग लग जाती है किसी भी वजह से, तो आग बुझाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हर मुअज़्ज़िम माशरे में, शहरों में वो फायर ब्रिगेड का पूरा एक महकमा होता है। और यहाँ के फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर्स की सूरत हाल ऐसी है कि वो इफेक्टिविटी उनकी खत्म हो गई है। बात कर लीजिए गजा से मुताल्लिक। गजा में इजरायली जुल्मों से सितम जारी। 24 घंटे मजीद 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। 100 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह ने लबनान में इजरायली ड्रोन तैयारा मार गिराया। 14 की मजमूई तादाद 36,379 हो गई है। 82,400 से जायद जख्मी हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। अमेरिकी शहर डलस में मौजूद ग्रीन शर्ट इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे 7 बजे तक प्रैक्टिस सेशन करेंगे। शाहीनों की इस ट्रेनिंग को हेड कोच गैरी क्रिस्टन सुपरवाइज करेंगे, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम ही खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीर और मंगल को भी तरबियती मश्क में हिस्सा लेगी। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीकी लेजेंड AB डिविलियर्स से गुफ्तगू की वीडियो वायरल। लेजेंडरी क्रिकेटर ने उर्दू में उन्हें खुश आमदीद कहा। We are not like a rich family because we are an ordinary family. So yes, when I'm starting, we are playing in street cricket and play tennis ball and table cricket in every Saturday night. I asked my father I go to start professional cricket. So he's saying, okay, let's do it. And then I play and I'm starting like professional cricket ball and first time. I'm not thinking where I am going, which age I'm stop myself and all the things. Right now I'm just playing my game. I enjoy my every single time.
बोल न्यूज ढूंढ लाया माजी के अजीम सदाकार पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री के मारूफ नाम हसन जलील को तलाश कर लिया गया है। हसन जलील काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब थे। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान की टीम तो अच्छी है, लेकिन ये है कि उसको एक मुकम्मल मजबूत प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना। पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो बड़ा आसान है इस लिहाज से कि उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद 3 टीमें ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान बआसानी हरा सकता है। कनाडा है, USA है और आयरलैंड। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी दूसरे राउंड के लिए, लेकिन बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया से असल मुकाबला हमारा होगा भारत। इंडिया की टीम बहुत मजबूत टीम है और जो वर्ल्ड रैंकिंग में वो आगे जा रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स में। तो पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है अपनी प्लानिंग करनी होगी। मारूफ अदाकार फेरोज खान एक बार फिर शादी के बंधन में बन गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मद्दाहों के जोड़े को मुबारकबाद। जिंदगी के नए सफर के लिए नए ख्वाहिशात का भी। इसके साथ ही फिल्म वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।